Hello everyone, it's me Karan Thawani. Welcome to my YouTube channel Embedded Easy. काफ़ी टाइम से मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने अभी ही एम्बेडेड सॉफ्टवेयर साइट मूव किया है उन लोगों के मुझे फीडबैक्स आ रहे थे कि मैंने सीरियल प्रोटोकॉल्स क्या है, सीरियल प्रोटोकॉल्स की नीड क्या है, फिर मोडबस आरटीयू प्रोटोकॉल क्या है, मोडबस आरटीयू प्रोटोकॉल का फ्रेमिंग क्या है, एसपीआई प्रोटोकॉल क्या है। उन सब प्रोटोकॉल्स के बारे में तो ब्रीफ कर लिया, पर वो लोग उसका प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट करें। पिछले 3-4 वीक्स से उनके फीडबैक्स आ रहे थे कि मैं एक वीडियो अपलोड करूं कि इन मोडबस आरटीयू प्रोटोकॉल का एक्चुअल प्रोग्रामिंग कैसे होता है, कि हम उसका कोडिंग कैसे कर सकते हैं। फाइनली आज मैंने टाइम स्पेयर किया कि मैं मोडबस आरटीयू प्रोटोकॉल का प्रोग्रामिंग आपके साथ ब्रीफ करूं कि आप किस तरीके से उसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और पिछले 8 महीने से मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें STM32 सीरीज़ के माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ हुए हैं। आज मैं उसी का रेफरेंस ले रहा हूँ इस कोड को समझाने के लिए। आज मैं आपको ये भी ब्रीफ करूँगा कि STM32 क्यूब MX करके एक सॉफ्टवेयर है जो STM32 के कंट्रोलर्स के लिए इनिशलाइजेशन कोड जनरेट करने के लिए एक ग्राफिकल टूल है, जिसमें हम क्लॉक, टाइमर्स, फिर जो उसके पेरिफेरल्स है, यूआर्ट, एसपीआई, जीपीआईओस, उन सबको इनिशलाइजेशन करने के लिए जो कोड होता है वो हम इस टूल की मदद से जनरेट कर सकते हैं। और ये काफ़ी ही यूज़र फ्रेंडली टूल है। मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि इस टूल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इस टूल को STM32 के ऑफिशियल वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक फ्री टूल है, STM32 क्यूब MX करके। जैसे ही आप इस टूल को ओपन करेंगे, इसमें आप सबसे पहले ऊपर क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे आप आपके डिवाइस का क्लॉक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाई स्पीड क्लॉक्स के सेटिंग्स हैं, यहाँ पे आपके लो स्पीड क्लॉक्स के सेटिंग्स हैं। यहाँ पे अगर आपका पास एक्सटर्नल क्रिस्टल है, हाई स्पीड एक्सटर्नल क्लॉक, जो जनरली हर एमसीयू में हम एक्सटर्नल क्लॉक ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्टेबल सोर्स होता है क्लॉक का। यहाँ पे मेरा एक्सटर्नल क्रिस्टल है जो 24 मेगाहर्ट्ज़ का है, और मैंने यहाँ पे HSE सेलेक्ट किया है, मीन्स वो हाई स्पीड एक्सटर्नल क्लॉक को एज अ PLL के क्लॉक के इनपुट में लेगा। अब उसके बाद यहाँ पे मैं जो MCU यूज़ कर रहा हूँ उसका मैक्सिमम सिस्टम क्लॉक 170 मेगाहर्ट्ज़ है। इस प्रोजेक्ट में मैं मेरे मेन सिस्टम क्लॉक को 160 मेगाहर्ट्ज़ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। उसके बाद जो मेरे पेरिफेरल है और टाइमर क्लॉक्स वो यहाँ से सेट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे फ़िलहाल मेरे इस प्रोजेक्ट में मेरे टाइमर के जो क्लॉक्स हैं वो 160 मेगाहर्ट्ज़ हैं, और जो मेरे पेरिफेरल है जैसे कि यूआर्ट है, एसपीआई है, उनका जो मॉड्यूल का क्लॉक है वो मैंने 80 मेगाहर्ट्ज़ पे कॉन्फ़िगर किया है। यहाँ से आप आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आपका क्लॉक सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कि जैसे सपोज़ के यहाँ पे टाइमर्स हैं, काफ़ी सारे टाइमर मॉड्यूल्स इस कंट्रोलर मॉड्यूल में अवेलेबल हैं। टाइमर को कैसे प्रोग्राम करेंगे, मैं सिर्फ इन मॉड्यूल्स का यहाँ पे आपको ब्रीफिंग ही करूँगा, क्योंकि ये वीडियो का मेन पर्पस STM32 क्यूब MX को समझाना नहीं है, जबकि मोडबस RTU प्रोटोकॉल की प्रोग्रामिंग कैसे होती है वो इस वीडियो का मेन एम है। मैं जस्ट आपको ब्रीफिंग करूँगा कि आप इस टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं और मैंने अभी क्या सेटिंग्स किए हैं। आपको जस्ट ये याद रखना है कि मेरा क्लॉक का जो सेटिंग है, अभी मेरे टाइमर्स 160 मेगाहर्ट्ज़ के क्लॉक पे कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं इंटरनली एक 10 ms का टाइमर यूज़ कर रहा हूँ मेरे मोडबस को टाइम आउट को कॉन्फ़िगर करने के लिए। उस टाइमर का सेटिंग्स कैसे करना है। टाइमर्स को आप इंटरनल आपका टाइम बेस्ड इंटरप्ट रूटीन कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि आपका कुछ कोड हो जो एवरी 10 मिलीसेकंड और एवरी 100 मिलीसेकंड और एवरी 1 सेकंड और एवरी 500 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होना चाहिए। यहाँ से आप एक टाइमर कॉन्फ़िगर कर सकते हो,
और उस टाइमर को आप यूज़ कर सकते हो आपका कोड लिखने के लिए। सो यहाँ पे मुझे 10 ms का टाइमर कॉन्फ़िगर करना है। उसके अलावा आप टाइमर्स को पीडब्ल्यूएम आउटपुट जनरेट करने के लिए और फ्रीक्वेंसी इनपुट को मेज़र करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे यूजेस हैं टाइमर्स के, बट यहाँ पे मैं टाइमर को यूज़ कर रहा हूँ मेरा इंटरनल एक टाइम बेस जनरेट करने के लिए। सो मैं यहाँ पे टाइमर 1 को यूज़ कर रहा हूँ। क्लॉक सोर्स मेरा इंटरनल रहेगा, जो इंटरनल मेरा 160 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक है, उसी को मैं टाइमर के क्लॉक सोर्स को मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे है पैरामीटर सेटिंग्स। सो यहाँ पे दो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है एक प्री स्केलर। प्री स्केलर ये बताता है कि आपका जो टाइमर का मॉड्यूल का क्लॉक है वो कितने से डिवाइड होगा आपके टाइमर 1 की क्लॉक के लिए। सो यहाँ पे मैंने उसको 159 कॉन्फ़िगर किया है। 159 मीन्स एक्चुअली में आपको जो वैल्यू लोड करनी है उससे एक वैल्यू कम आपको लोड करनी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जीरो से काउंट करता है उसको। सो यहाँ पे मेरा जो टाइमर है उसका क्लॉक है 160 मेगाहर्ट्ज़, जो मेरे टाइमर मॉड्यूल का क्लॉक है। सो 160 मेगाहर्ट्ज़ डिवाइडेड बाय 159 मीन्स 159 प्लस 1 मीन्स 160। सो 160 बाय 160 मीन्स मेरा यहाँ पे टाइमर का जो क्लॉक है वो 1 मेगाहर्ट्ज़ का है। सो इट मीन्स मेरा जो टाइमर 1 है उसका क्लॉक अब 160 से 1 मेगाहर्ट्ज़ हो गया, क्योंकि मैंने प्री स्केलर यहाँ पे 159 सेट किया है। सो 159 का मतलब है मेरी टाइमर की क्लॉक जो है वो 160 से डिवाइड होगी। सो यहाँ पे मेरा टाइमर का क्लॉक अब हो गया 1 मेगाहर्ट्ज़। अब अगर मुझे टाइमर का एक क्लॉक का टाइम फाइंड करना हो तो वो क्या होगा? 1 मेगाहर्ट्ज़। अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो हमें फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स करना है। 1 मेगाहर्ट्ज़ का अगर मैं इन्वर्स करूँगा तो वो होगा 1/1 मीन्स 1 माइक्रोसेकंड। सो मेरे टाइमर का जो एक क्लॉक है वो 1 माइक्रोसेकंड का है। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है काउंटर पीरियड। काउंटर पीरियड मुझे ये बताता है कि मुझे टाइमर के कितने क्लॉक एक्यूमुलेट करने हैं एक टाइम बेस जनरेट करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने 9999 डाला है। 9999 मीन्स उसमें वो एक ऐड करेगा, मीन्स मेरा जो यहाँ पे काउंटर पीरियड एक्चुअल है वो 10,000 है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 टाइमर की क्लॉक जब एक्यूमुलेट होगी तब वो मुझे टाइमर का एक इंटरप्ट देगा। अब अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि मेरे टाइमर का जो एक क्लॉक का टाइम है वो 1 माइक्रोसेकंड है। सो इट मीन्स 1 माइक्रोसेकंड की 10,000 क्लॉक्स जब एक्यूमुलेट होगी उतना मेरा टाइम जनरेट होगा। सो अभी मेरा टाइम होगा 10,000 इंटू 1 माइक्रोसेकंड मीन्स 10,000 माइक्रोसेकंड्स। इसका मतलब वो अगर मैं इसको मिली सेकंड में करूँ तो यहाँ पे ये मेरे 3 जीरो चले जाएंगे, सो 10 मिली सेकंड। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 10 मिली सेकंड का इंटरनल टाइमर जनरेट किया है। और हाँ, टाइमर का इंटरप्ट ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको नेस्टेड वेक्टर इंटरप्ट ग्रुप में उसका टाइमर का अपडेट इंटरप्ट भी ऑन करना होगा, तभी आपको टाइमर का इंटरप्ट मिलेगा। सो उसके अलावा अब दूसरा सेटिंग है, यहाँ से मैं मेरे मॉड्यूल्स जो हैं, जैसे मेरा कैन मॉड्यूल्स है, I2C मॉड्यूल है, SPI मॉड्यूल है, UART मॉड्यूल है, USB मॉड्यूल है, इन सब मॉड्यूल को मैं यहाँ से ग्राफिकली कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। सो सपोज़ इस एग्जांपल में हम मोडबस का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सो मोडबस के लिए हम UART को यूज़ करेंगे। सो यूआर्ट का मोड हमने उसको असिंक्रोनस मोड में यूज़ किया है, क्योंकि मोडबस को हम जनरली असिंक्रोनस मोड में ही यूज़ करते हैं, मीन्स उसमें कोई क्लॉक रेफरेंस नहीं यूज़ होता है। सो मैं इसको इसमें असिंक्रोनस मोड में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। उसके बाद पैरामीटर्स। सो यहाँ से मैं उसका बॉड रेट, उसका वर्ड लेंथ, उसका पैरिटी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। सो मैंने इस एप्लीकेशन में बॉड रेट 1,15,200 बिट्स पर सेकंड कॉन्फ़िगर किया है। मेरा वर्ड लेट 9th है इंक्लूडिंग पैरिटी, मीन्स उसमें एक बिट पैरिटी का रहेगा और 8 मेरे डेटा बिट्स रहेंगे। पैरिटी को मैंने E1 कॉन्फ़िगर किया है और स्टॉप बिट्स मैंने 1 कॉन्फ़िगर किया है।
इस प्रोजेक्ट में जस्ट मैं ये दो मॉड्यूल ही यूज़ कर रहा हूँ, एक टाइमर मॉड्यूल जिससे मैंने 10 मिलीसेकंड का टाइमर जनरेट किया है, और एक यूआर्ट मॉड्यूल जिसमें मैंने मेरे यूआर्ट को कॉन्फ़िगर किया है, जिस पे मैं मेरा एज ए एप्लीकेशन लेयर मोडबस आरटीयू का प्रोग्रामिंग करूँगा। फिर यहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजर में आप यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का पाथ और प्रोजेक्ट का नेम, और यहाँ पे कोड जनरेटर में आप टूल चेन और आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप आपका कोड डेवलप करने के लिए कौन सा आईडी यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे STM32 क्यूब आईडी यूज़ करूँगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे उसको वो सिलेक्ट किया है। फिर जैसे ही आप जनरेट कोड को सिलेक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ से आपका कोड जनरेट हो जाता है। अब डायरेक्टली हम हमारे कोड में जाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप मोडबस आरटीयू प्रोटोकॉल का प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, मोडबस आरटीयू सैम्पल कोड। सबसे पहले हम उसकी main.c फाइल में जाएंगे। ये सारे जो फंक्शंस हैं, GPIO init, UART init, timer init, ये सारे जो फंक्शंस हैं वो STM32 क्यूब MX ने जनरेट किए हैं। जब हमने यहाँ पे जनरेट कोड पे क्लिक किया था, तो उसमें जो भी इनिशलाइजेशन का कोड है जो हमने वहाँ पे कॉन्फ़िगर किए थे मॉड्यूल्स, उतना कोड हमारा क्यूब MX हमें जनरेट करके देगा। ये काफ़ी ही यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट है STM32 का, जिसमें हम इनिशलाइजेशन कोड STM32 क्यूब MX की मदद से जनरेट कर सकते हैं, और हम हमारा टाइम ओनली हमारा जो एप्लीकेशन लेयर है, हमें जो हमारा एप्लीकेशन कोड प्रोग्राम करना है, उसमें हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने वहाँ से जो क्लॉक कॉन्फ़िगर किया था, वो क्लॉक यहाँ से सिस्टम क्लॉक कॉन्फ़िग करके जो फंक्शन है उससे कॉन्फ़िग हो जाएगा। हमारे जो GPIO है, फिर हमारा जो UART है, हमारा जो टाइमर है, वो सारा जो इनिशियलाइजेशन का कोड है वो क्यूब MX ने जनरेट किया है। अब आपको जब भी आप STM32 क्यूब IDE यूज़ कर रहे हैं, आपको जस्ट इतना ध्यान रखना है कि आप जो भी कोड लिख रहे हैं वो आपको यूज़र कोड बिगिन और यूज़र कोड एंड के बीच में ही लिखना है। अगर सपोज़ अभी मैं यहाँ पे कोई भी मेरी लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से कोड जनरेट करूँगा ना, तो ये जो मेरा जो यूज़र कोड था वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यूज़र कोड बिगिन और यूज़र कोड एंड के बीच में जितना हमने लिखा होता है, क्यूब MX उतनी चीज़ों को रिप्लेस नहीं करता है। उसके अलावा कि जो भी फंक्शंस है उसको क्यूब MX खुद के कोड से रिप्लेस करता है। यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखूँगा तो क्यूब MX उसको डिलीट कर देगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको हमारा जो भी यूज़र कोड है वो इन दो लाइंस के बीच में लिखना है। उसके बाद अब मैं आपको एक जो स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा जो मैंने यूज़ किया है UART1 हैंडलर के लिए। हम सबसे पहले जब हमारा कोड स्टार्ट होगा, इनिशियलाइजेशन वाला पोर्शन STM32 क्यूब MX ने जनरेट किया। उसके बाद ये मेरा यूज़र कोड है UART के लिए। ये जो UART1 हैंडलर है, ये स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है जो मेरी UART.h फाइल में है। ये UART.h फाइल है जो मैंने खुद क्रिएट की है। उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफिंग करूँगा कि उस स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ये जो UART1 हैंडलर स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हमें जो भी मोडबस का प्रोग्रामिंग करना है उसके रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स हैं वो मैंने इसमें डिफ़ाइन किए हैं। उसका सबसे फर्स्ट वेरिएबल है इंस्टेंस। इंस्टेंस वेरिएबल मैंने इसके लिए डिफ़ाइन किया है कि सपोज़ आप एक से ज़्यादा मल्टीपल UARTs को जब आप हैंडल कर रहे हैं, किस ये जो स्ट्रक्चर है वो किस UART को रिप्रेजेंट कर रहा है, UART1 को, UART2 को। ये इंस्टेंट वेरिएबल उस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। फिर रिसीव बाइट, जो भी हमारा डेटा UART से रिसीव होता है वो डेटा सबसे पहले रिसीव बाइट में जाता है। फिर स्लेव आईडी, जो आप लोगों को जो भी लोग इस वीडियो में न्यू हैं, जिनको मोडबस आरटीयू प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो मोडबस आरटीयू का फ्रेम देखें,
कि मोडबस आरटीयू किस तरीके से काम करता है, उसका फ्रेमिंग क्या है, फंक्शन कोड्स क्या है, स्लेव आईडी क्या है। उसके लिए आप मेरा फर्स्ट वीडियो रेफ़र कर सकते हैं जिसमें मैंने मोडबस आरटीयू प्रोटोकॉल के बारे में समझाया है। सो स्लेव आईडी मीन्स ये डिवाइस का आईडी क्या है, हमारे कंट्रोलर का आईडी क्या है। अगर जो भी मास्टर डिवाइस है जो हमारे कंट्रोलर को क्वेरी भेजेगा, तो वो किस आईडी से भेजेगा, वो किस आईडी से हमारे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करेगा। सो वो स्लेव आईडी है। उसके बाद यहाँ पे मोडबस क्वेरी बफर है। सो हमारी जो भी मास्टर क्वेरी भेजेगा, मास्टर डिवाइस जो होगा जो हमारे डिवाइस को क्वेरी भेजेगा, वो क्वेरी हम इस बफर में स्टोर करेंगे। फिर मोडबस रिसीव बफर है उसी तरीके से। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा प्रोग्रामिंग किस तरीके से होगा। ये स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया होगा। इसके सारे पैरामीटर्स वन बाय वन आपको क्लियर होंगे जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे। सो कुछ पैरामीटर्स मुझे स्ट्रक्चर में पहले से डिफाइन करने पड़ेंगे। बेसिक से बताएं, जो मेरा यूआर्ट वन हैंडलर है, मीन्स ये जो मेरा कंट्रोलर का यूआर्ट है उसका मैंने स्लेव आईडी 10 कॉन्फ़िगर किया है। मीन्स ये डिवाइस हमारे सपोज मोडबस में 10 डिवाइसेस कनेक्टेड है। ये डिवाइस उन्हीं को रिक्वेस्ट करेगा क्वेरीज को जो मोडबस स्लेव आईडी 10 पर से आएंगी। फिर उसके अलावा जो हमारा इंस्टेंस है वो यूआर्ट वन है। सपोज़ अभी मेरे यूआर्ट टू भी होता तो मैं उसमें इंस्टेंस यूआर्ट टू इंसर्ट करता उसके अंदर। फिर यहाँ पे इसका टाइम आउट काउंटर है। टाइम आउट काउंटर किस लिए यूज़ में होता है कि मोडबस में जब भी आपको आपकी फर्स्ट क्वेरी बाइट रिसीव होता है, उसके जो नेक्स्ट सक्सीडिंग बाइट्स हैं वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम में ही रिसीव होने चाहिए, तो ही हम उसको एक वैलिड क्वेरी मानते हैं। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट बाइट अभी रिसीव हुआ और 2 सेकंड के बाद दूसरा बाइट रिसीव हुआ, तो हम उसको टाइम आउट कन्फिगर कर लेंगे। यहाँ पे मेरा टाइम आउट काउंटर 100 है। ये मेरा काउंटर 10 मिली सेकंड का हमने जो टाइमर इंटरप्ट कॉन्फ़िगर किया था उसमें इंक्रीमेंट होता है। 100 मीन्स 100 इंटू 10 क्यों, क्योंकि मेरा 10 मिली सेकंड में ये टाइमर इंटरप्ट में इंक्रीमेंट होता है। टाइम आउट मैंने अभी यहाँ पे 100 इंटू 10 मीन्स 1000 मिली सेकंड मीन्स 1 सेकंड कन्फिगर किया हुआ है। अब हमारा मेन एप्लीकेशन कोड यहाँ से स्टार्ट होता है। जनरली हम जो भी यूआर्ट का प्रोग्रामिंग करते हैं वो इंटरप्ट बेस करते हैं। इंटरप्ट बेस मीन्स कि जब भी हमारे यूआर्ट मॉड्यूल में कुछ भी बाइट रिसीव होगा, हमारी यूआर्ट की इंटरप्ट जनरेट होगी और हमारा जो एप्लीकेशन कोड है हम उस इंटरप्ट रूटीन में लिखेंगे। दो तरीके से हम यूआर्ट मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। एक होता है विदाउट इंटरप्ट जिसको बोलते हैं ब्लॉकिंग मोड। ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, हम हम इस वाइल लूप में बार बार चेक करते हैं कि यूआर्ट में कुछ बाइट आया कि नहीं आया, बाइट आया कि नहीं आया, हम मीन्स वेट करते हैं, इसलिए उसको ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं। बट वो मोड कभी भी यूज़ नहीं होता है क्योंकि वो मोड में हम हमारे कंट्रोलर को बिजी रख रहे हैं बार बार यूआर्ट को चेक करने के लिए, जो कि एक वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं मेरे कंट्रोलर को पूरा टाइम बिजी नहीं रख सकता चेक करने के लिए कि यूआर्ट मॉड्यूल में कुछ रिसीव हुआ कि नहीं। 100% ऑफ द एप्लीकेशन हम इंटरप्ट मोड में ही प्रोग्रामिंग करते हैं। इंटरप्ट मोड का मतलब ये है कि हम कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेंगे कि जब भी तेरे यूआर्ट मॉड्यूल में कुछ बाइट रिसीव हो तब तुझे मुझे एक इंटरप्ट देना है, यूआर्ट का इंटरप्ट देना है। हम वेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जब भी कुछ बाइट रिसीव होगा तभी हम उस पर एक्शन लेंगे। ये जो HAL यूआर्ट रिसीव इंटरप्ट है, HAL STM32 की हाई लेवल एप्लीकेशन लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करके हम हमारा जो एप्लीकेशन कोड है वो लिख सकते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा कि ये फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स है, सबसे पहले हम कंट्रोलर का कौन सा यूआर्ट यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोलर का यूआर्ट वन यूज़ कर रहा हूँ। उसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है कि कौन सा यूआर्ट हम यूज़ कर रहे हैं। सेकंड आर्ग्यूमेंट है कि जो भी बाइट रिसीव होगा वो किस में ट्रांसफ़र करना है। जो भी बाइट रिसीव होगा वो मैं यूआर्ट वन हैंडलर, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है उसके रिसीव बाइट में ट्रांसफ़र करूँगा। उसके बाद थर्ड पैरामीटर ये बताता है कि कितने बाइट रिसीव होने के बाद इंटरप्ट देनी है।
सो हमारा अभी जो हम मोडबस प्रोटोकॉल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि जो हमारी फ्रेम आएगी, उसमें सबसे पहले स्लेव आईडी आएगा, फिर फंक्शन कोड आएगा, फिर एड्रेस आएगा, फिर डेटा आएगा। इस तरीके से हमारी 8 बाइट की फ्रेम आएगी। सो हमें नेक्स्ट जो हमारे बाइट्स हैं, जो सबसे पहले स्लेव आईडी आएगा। सो आप एज्यूम करो कि 5 कंट्रोलर्स हमारे इस मोडबस में लगे हुए हैं हार्डवेयर में। सो आप ये एज्यूम करो कि एक का स्लेव आईडी 10 है, एक का 20 है, एक का 30 है, एक का 40 है और एक का 50 है। अब जो हमारा मेन कंट्रोलर है, वो अभी क्वेरी कर रहा है 20 नंबर के स्लेव को। सो इस कंट्रोलर को तो हमें रिस्पॉन्स करना ही नहीं है उस क्वेरी को। सो हम हमारी नेक्स्ट फ्रेम तभी रिसीव करते हैं जब हमारा स्लेव आईडी मैच हो। इट मीन्स हम 1 बाय 1 बाइट चेक करते हैं। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बाइट्स है वो मैंने 1 कॉन्फ़िगर किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, मैंने इसको हैश डिफाइन किया हुआ है। सो जब भी मेरा एक बाइट रिसीव होगा, तो वो बाइट स्टोर होगा इस रिसीव बाइट नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पे मैंने रिसीव इंटरप्ट फंक्शन यूज़ किया है। सो इट मीन्स कंट्रोलर मुझे इंटरप्ट देगा जब मेरा नेक्स्ट बाइट रिसीव होगा। और यहाँ से ये फंक्शन है टाइमर को स्टार्ट करने के लिए। जो हमने 10 मिलीसेकंड का टाइमर कॉन्फ़िगर किया है, वो टाइमर यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे वाइल लूप में, अभी आप इस पार्ट को इग्नोर करिए, जब इसका यूज़ आएगा तब मैं आपको बताऊँगा। सो इस तरीके से STM32 का आर्किटेक्चर है कोड का, कि जो इनिशियलाइजेशन कोड है मॉड्यूल्स का, वो क्यूबएमएक्स ने जनरेट किया। और मेरा जो यूज़र कोड है वो यहाँ पे मैंने लिखा। मीन्स मैंने यहाँ पे यूआर्ट मॉड्यूल को एज ए इंटरप्ट मोड में प्रोग्राम किया, और मैंने यहाँ पे टाइमर को स्टार्ट किया, मेरे 10 ms का जो मेरा टाइमर है। अब जो भी इंटरप्ट्स वाले जो फंक्शंस हैं, वो IT.C फाइल में डिफाइन होते हैं। मीन्स क्यूब एम एक्स जो है, वो इस IT.C फाइल में जो भी इंटरप्ट्स के फंक्शंस हैं उसको जनरेट करता है, और उसके अंदर हम हमारा यूज़र कोड लिखते हैं। सो यहाँ पे हार्ड फॉल्ट और उसके अलावा बाकी सारे जो इंटरप्ट्स हैं, वो इसने यहाँ पे जनरेट किए हैं, जो अभी हमारे यूज़ के लिए नहीं है। सो अभी मेनली हम यहाँ पे फोकस करेंगे हमारे टाइमर इंटरप्ट के ऊपर। आपको पता ही होगा कि हम यहाँ पे टाइमर इंटरप्ट 1 को यूज़ कर रहे हैं। सो जब भी आप कोड जनरेट करोगे, ये जो पार्ट है यूज़र कोड बिगेन से एंड, इतना पार्ट आपका खाली होगा। आप जब फर्स्ट टाइम कोड जनरेट करोगे, सो आपका इतना कोड ही होगा, क्योंकि ये जो यूज़र कोड है वहाँ पे हमें हमारा एप्लीकेशन कोड लिखना है। सो ये कोड मैंने यहाँ पे लिखा है जो हमारा टाइमर इंटरप्ट का है। सो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो हमारा टाइमर इंटरप्ट है, वो एवरी 10 मिलीसेकंड पे कॉल होता है। मीन्स एवरी 10 मिलीसेकंड पे मेरा कंट्रोलर यहाँ पे आता है और इस कोड को एग्जीक्यूट करता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब मोडबस क्वेरी फर्स्ट बाइट रिसीव, ये वेरिएबल 1 होगा। अब हम देखेंगे कि ये वेरिएबल कहाँ से 1 होता है। और सो इट मीन्स अभी अगर आप देखें कि हमारा कंट्रोलर इस 10 मिलीसेकंड के इंटरप्ट में आएगा, बट ये पार्ट मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये वेरिएबल अभी 1 नहीं है कहीं से भी। सो अभी हमारा कंट्रोलर आइडियली है, वो एवरी 10 मिलीसेकंड में इसमें आता है और इधर से निकल जाता है, फिर एवरी 10 मिलीसेकंड में इसमें आता है और इधर से निकल जाता है। और वाइल लूप में देखें, सो वाइल लूप में भी अभी ये लिखा हुआ है कि मोडबस क्वेरी चेक का फ्लैग जब 1 होगा तो ही इसको ये एग्जीक्यूट करना है। सो ये भी हमारा कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो जब तक हमारा यूआर्ट का इंटरप्ट नहीं आएगा, तब तक हमारा कंट्रोलर आइडियल ही बैठा होगा। पर जैसे ही हमारा यूआर्ट का इंटरप्ट आएगा, वैसे ही कंट्रोलर हमारे इस UART1 IRQ हैंडलर में आएगा। मीन्स UART1 के इंटरप्ट में आएगा। अब आपको जो भी STM32 एनवायरनमेंट में न्यू है, उनके लिए एक चीज़ है कि आपको जब भी आप कोई मॉड्यूल का पेरिफेरल इंटरप्ट कॉन्फ़िगर करते हो, जैसे कि यूआर्ट है, I2C है, SPI है, उसका जब भी एक इंटरप्ट आता है तो उसका एक कॉल बैक फंक्शन होता है। वो कॉल बैक फंक्शन में हमें हमारा प्रोग्रामिंग करना होता है। मीन्स फर्स्ट टाइम क्या होगा कि जैसे ही सपोज़ कि मेरा यूआर्ट पे कुछ बाइट रिसीव होता है, सो सबसे पहला मेरा कंट्रोलर यहाँ पे आएगा।
UART1 IRQ हैंडलर में, और ये फंक्शन ST ने ही लिखा हुआ है, UART1 IRQ हैंडलर। और इस फंक्शन के अंदर वो एक कॉलबैक फंक्शन को कॉल करते हैं। वो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, सो UART1 का जो रिसीव का जो इंटरप्ट होगा, ये रहा, ये कॉलबैक फंक्शन को वो लोग कॉल करते हैं। और इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमें हमारा यूज़र कोड लिखना होता है। सो ये कॉलबैक फंक्शन जो है वो मैंने यहाँ पे मेन फाइल में यूज़र कोड बिगिन में लिखा हुआ है, ये रहा यूज़र कोड बिगिन में। सो ये फंक्शन आपका जो यूआर्ट का मॉड्यूल है उसके अंदर से ले सकते हैं। मीन्स जो एसटीएम की जो लाइब्रेरी है यूआर्ट की, उसमें आप इसके डिफरेंट कॉलबैक फंक्शंस हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक इम्पॉर्टेंट कॉल की वजह से आई हैव टू स्किप दिस वीडियो। सो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। सो जितने भी कॉल बैक फंक्शन हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सॉरी, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग का ये जो भी पार्ट है बहुत ही फास्ट जाने दे रहा हूँ, क्योंकि मेन पर्पस है आपको यूआर्ट का प्रोग्रामिंग कैसे करना है उससे ब्रीफिंग करना, ना कि STM32 के एनवायरनमेंट को कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए। बट फिर भी मैं आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ कि किस तरीके से इस प्रोग्राम का फ्लो है। सो जितने भी कॉल बैक फंक्शन है, जैसे कि ट्रांसमिट हाफ कंप्लीट, मीन्स अगर आप कुछ ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हाफ बाइट्स आपके जब ट्रांसमिट हो जाए उसके बाद आपको इंटरप्ट मिलेगा, वो रूटीन आप इसमें लिख सकते हैं। फिर ट्रांसमिट कंप्लेंट्स, मीन्स आपके पूरे जितने भी बाइट्स आपने प्रोग्राम किए हैं वो आपके ट्रांसफ़र हो जाए, फिर ये कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह रिसीव जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। सो यही फंक्शन है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, यूआर्ट रिसीव कॉल बैक। रिसीव जब हमारा कंप्लीट होगा, सो इट मीन्स अभी हमने हमारे यूआर्ट को क्या कॉन्फ़िगर किया है, एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। हमने हमारे यूआर्ट को कॉन्फ़िगर किया है कि जब भी हमारे यूआर्ट मॉड्यूल में एक बाइट रिसीव होगा तब हमें इंटरप्ट मिलना चाहिए। सो हमारा कंट्रोलर आइडियली बैठा रहेगा, जब भी उसको यूआर्ट मॉड्यूल में एक बाइट रिसीव होगा सबसे पहले वो इस IRQ हैंडलर में आएगा और ये फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करेगा। सो इनडायरेक्टली हमारा जो यूज़र कोड है वो हमें इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिखना है। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले चेक किया है कि इंस्टेंस यूआर्ट वंस, क्योंकि सपोज़ आप मल्टीपल यूआर्ट यूज़ कर रहे हो, अभी इस फंक्शन को लिखने की, कंडीशन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप मल्टीपल यूआर्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपके 3 यूआर्ट हैं, सो ये सेम फंक्शन कॉल होगा अगर आपके UART1 में डेटा रिसीव हो तो भी, 2 में रिसीव हो तो भी, 3 में रिसीव हो तो भी। सो आप इंश्योर कैसे करेंगे, मीन्स आपको जो डेटा रिसीव हुआ वो UART1 में डालना है, 2 में डालना है कि 3 में डालना है। सो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका ये फंक्शन किस UART हैंडलर से कॉल हुआ है। सो अभी मैंने लिखा है कि UART हैंडलर इंस्टेंस UART1, मीन्स UART1 में कुछ डेटा रिसीव हुआ है और ये फंक्शन कॉल हुआ है। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि मेरा यूआर्ट, ये मेरा स्ट्रक्चर है UART1 हैंडलर जो मैंने यहाँ से पास किया है, और एक पॉइंटर है इस फंक्शन में जो इस स्ट्रक्चर का एड्रेस होल्ड कर रहा है। सो मेरा जब फर्स्ट, सपोज आप एग्ज्यूम करो कि मास्टर है, उसने फ्रेम भेजी और उसने इसका फर्स्ट बाइट जो स्लेव आईडी है वो भेजा। सो मेरा यूआर्ट के रिसीव इंटरप्ट में आएगा, और रिसीव इंटरप्ट के अंदर ये जो मेरा फंक्शन है ये मैंने लिखा है, ये फंक्शन मेरा कॉल होगा। सो ये मेरा फील्ड यूआर्ट रिसीव बफर है, मीन्स जो हमारे एक एक बाइट रिसीव होंगे वो मैं एक बफर में स्टोर करूँगा। सो ये फंक्शन मेरा कॉल होगा। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो मेरा यूआर्ट हैंडलर, जो मेरा यूआर्ट का स्ट्रक्चर है, जो मेरा क्वेरी आई, मीन्स मास्टर ने कुछ क्वेरी भेजी है, वो मेरे क्वेरी बफर के सबसे पहले मेरा जो काउंटर है ये 0 पे होगा। सो उसकी जीरोथ लोकेशन पे, जो मेरा क्वेरी बफर है उसकी जीरोथ लोकेशन पे ये जो रिसीव बाइट है, अगर आपको याद हो तो यूआर्ट हैंडलर रिसीव बाइट, इसको मैंने जो यूआर्ट का फंक्शन है जो हमने कॉल किया था स्टार्टिंग में, उसमें मैंने ये रिसीव बाइट नाम का वेरिएबल को एज ए सेकंड आर्गुमेंट पास किया था। ये रहा UART1 हैंडलर रिसीव बाइट, मीन्स मैंने जो इस फंक्शन को कॉल किया था रिसीव इंटरप्ट में, उसमें मैंने ये प्रोग्राम किया था कि जब मेरा
एक बाइट UART1 में रिसीव हो तो वो बाइट मेरा इस वेरिएबल में कॉपी होना चाहिए और रिसीव इंटरप्ट ऑन की मीन्स हमें रिसीव की इंटरप्ट मिलनी चाहिए। सो जो हमारा बाइट रिसीव हुआ होगा वो इस वेरिएबल में होगा और एक रिसीव की इंटरप्ट जनरेट होगी जिसके अंदर मैंने इस फंक्शन को लिखा हुआ है। सो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा रिसीव बाइट इस वेरिएबल में है उसको मैं जीरोथ जो मेरा बफर है उसके जीरोथ लोकेशन पे मैं स्टोर करूँगा। अब स्टार्टिंग में मेरा ये जो क्वेरी काउंटर है वो 0 पे ही होगा। सो इस फंक्शन के इस कंडीशन के अंदर भी जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आप देखें कि मोडबस में नेटवर्क जो होता है उसमें हमारे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। अब मेरा ये जो डिवाइस है वो आगे की क्वेरी तभी लेना चाहिए अगर जो मेरा ये जो जीरोथ लोकेशन पे जो रिसीव हुआ मीन्स जो मेरा फर्स्ट बाइट रिसीव हुआ वो जो होगा वो क्या होगा, स्लेव आईडी होगा। क्योंकि मोडबस की, चलिए मैं एक बार आपको मोडबस की फ्रेम दिखा ही देता हूँ। ये हमारी मोडबस की फंक्शन कोड 03 की फ्रेम है। सो वो फ्रेम क्या होगी, सबसे पहले स्लेव आईडी होगा। जो सपोज ये मेरे डिवाइस का स्लेव आईडी है वो 10 है फॉर एग्जांपल। सो स्लेव आईडी होगा, उसके बाद फंक्शन कोड होगा। फंक्शन कोड 03 मीन्स ये जो मास्टर है जिसने ये जो फ्रेम भेजी है वो मेरे डिवाइस में से कुछ रीड करना चाहता है। अब जो रीड करना चाहता है वो उसका एड्रेस भेजेगा। एड्रेस हमारा 2 बाइट का है। सो पहले हायर बाइट आएगा फिर लोअर बाइट आएगा। उसके बाद इस एड्रेस पर से कितने डेटा चाहिए, सो डेटा लेंथ का भी हायर बाइट आएगा फिर लोअर बाइट आएगा। उसके बाद मेरी CRC आएगी। सो इस तरीके से मास्टर है वो खुद की फ्रेम भेजेगा मेरे डिवाइस को। सो अभी एज्यूम करो कि जो भी इस डिवाइस ने हमारे डिवाइस ने रिसीव किया है उसमें जो फर्स्ट बाइट रिसीव हुआ है, फर्स्ट बाइट क्या होगा, हमारा स्लेव आईडी। अभी एज्यूम करो कि हमारा स्लेव आईडी मैच नहीं हुआ है। सो अगर हमारा स्लेव आईडी मैच नहीं हुआ है सो हमें आगे कुछ बाइट लेना ही नहीं है। सो क्या होगा कि जब हमारा स्लेव आईडी मैच नहीं होगा सो यहाँ पे ये कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो मेरा बाइट रिसीव हुआ है वो यहाँ पे स्लेव आईडी होता है। सो वो जो स्लेव आईडी है वो मैंने इस डिवाइस का जो स्लेव आईडी कॉन्फ़िगर किया है उससे मैच नहीं हुआ। सो इस कंडीशन में नहीं जाएगा। फिर हम यहाँ पे स्लेव आईडी एरर जनरेट कर रहे हैं। अब आप ये ध्यान रखिए कि मेरा स्लेव आईडी मैच नहीं हुआ तो मैंने ये जो मेरा क्वेरी काउंटर है उसको बढ़ाया नहीं है। इट मीन्स जो अब हमारा नेक्स्ट बाइट रिसीव होगा उसमें स्टिल मेरा जो क्वेरी काउंटर है ये स्टिल 0 पे ही है क्योंकि हमारा इस कंडीशन के अंदर नहीं गया है। सो अभी अब हम फिर से देखते हैं। सपोज मेरा जो फर्स्ट बाइट रिसीव हुआ वो 01 है मीन्स मास्टर को 1 नंबर के डिवाइस से डेटा चाहिए। बट सारे डिवाइसेस लूप में लगे हुए हैं सो हमारे डिवाइस में भी उसका इंटरप्ट जनरेट होगा। सो हम क्या करेंगे कि वो सपोज यहाँ पे 1 रिसीव हुआ है, वो 1 हमने क्वेरी बफर में डाला। मोडबस क्वेरी काउंटर हमारा 0 ही है। अब हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। सो हमारा मोडबस क्वेरी बफर में ऊपर से क्या आया, 1। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे इस डिवाइस का स्लेव आईडी 10 कॉन्फ़िगर किया है। सो ये कंडीशन मेरी मैच नहीं होगी। सो मेरा एल्स में जाएगा। एल्स में मैंने क्या किया है, मेरा स्लेव आईडी का जो एरर का फ्लैग है वो यहाँ पे 1 किया है। सो इसमें नहीं जाएगा। और जब तक मेरा क्वेरी काउंटर 0 है वो इस एल्स वाली लूप में भी नहीं जाएगा। सो एल्स वाली लूप में भी नहीं गया। उसके बाद क्या होगा कि मैं फिर से मेरा नेक्स्ट बाइट रिसीव करने के लिए मेरे यूआर्ट के इंटरप्ट को फिर से ऑन करूँगा। ये इंस्ट्रक्शन लिखना खूब ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप कोई भी इंटरप्ट का जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये हमारा ISR है, आप ISR लिखते हैं उसमें हमें इंटरप्ट को रिफ़्रेश करवाना होता है। रिफ़्रेश करवाना मीन्स आपका इंटरप्ट आपको फिर से ऑन करना होता है। एक बार जब आपका इंटरप्ट रिसीव होता है सो नेक्स्ट इंटरप्ट आपका है। अगर मैं यहाँ पे इस ये फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा इंटरप्ट फिर से ऑन करने के लिए सो मेरा नेक्स्ट बाइट का इंटरप्ट रिसीव होगा ही नहीं। सो नेक्स्ट बाइट रिसीव करने के लिए मुझे इस इंटरप्ट को ऑन करना होगा। सो क्या हुआ, मेरा फर्स्ट बाइट रिसीव हुआ, वो मेरा काउंटर 0 पे ही था, मेरा स्लेव आईडी मैच नहीं हुआ। सो मैंने इस काउंटर को इंक्रीमेंट भी नहीं किया।
और मैंने फिर से इस इंटरप्ट को ऑन किया। सो क्या होगा, अब कंट्रोलर फिर से मेरा वेट करेगा नेक्स्ट बाइट रिसीव करने के लिए। सो इस फंक्शन में से अब हम बाहर आ जाएंगे हमारा फर्स्ट बाइट रिसीव होने के बाद, और यहाँ पे हमारा स्लेव आईडी मैच नहीं हुआ है, सो हमने और कोई भी एक्शन नहीं लिए। फिर से मेरा कंट्रोलर आइडियली बैठा होगा। अब जब मेरा नेक्स्ट बाइट रिसीव होगा तो फिर से मेरा कंट्रोलर इस रिसीव कॉल बैक के फंक्शन में आएगा। सो फिर से मैं यहाँ पे रिसीव बफर के अंदर जाऊँगा। अब एज्यूम करो अभी भी हमारा स्लेव आईडी मैच नहीं हुआ है। सो अभी भी अगर हमारा स्लेव आईडी मैच नहीं होगा तो हम यहाँ पे और कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, और फिर से हम सिर्फ इस यूआर्ट की इंटरप्ट को ऑन करेंगे। सो जब तक मेरा स्लेव आईडी मैच नहीं होता तब तक आगे हम इस बफर में कुछ स्टोर नहीं कर रहे हैं, और हम सिर्फ इस रिसीव इंटरप्ट को फिर से ऑन कर रहे हैं। अब एज्यूम करो कि अब मेरी जो मास्टर ने क्वेरी भेजी उसमें हमारा जो बाइट आया रिसीव बाइट वो स्ले 10 आया। मीन्स यहाँ पे अब मास्टर है वो हमारे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। सो हमारे रिसीव बाइट में 10 रिसीव हुआ। सो ये 10 मैंने मेरे क्वेरी बफर में पास किया, और स्टिल मेरा क्वेरी काउंटर 0 ही है, क्योंकि जब तक मेरा स्लेव आईडी मैच नहीं होता तब तक मैं इस काउंटर को इंक्रीमेंट नहीं करता हूँ। सो अब क्या होगा कि मेरा ये जो क्वेरी बफर में जो फर्स्ट बाइट आया वो मेरे स्लेव आईडी के साथ मैच हो जाएगा। सो जैसे ही मेरा स्लेव आईडी मैच हुआ, यहाँ से मेरा एक फ्लैग है फर्स्ट बाइट रिसीव। ये फ्लैग हमने टाइमर इंटरप्ट के अंदर यूज़ किया था। मीन्स मेरा जब भी स्लेव आईडी मैच हुआ तब मैं इस फ्लैग को ऑन करता हूँ, और इस फ्लैग के बेस पे ये देखिए फर्स्ट बाइट रिसीव, इस फ्लैग के बेस पे मैं एक टाइम आउट का काउंटर यूज़ करता हूँ। इस काउंटर को मैं इंक्रीमेंट करता हूँ। ये काउंटर एवरी 10 मिली सेकेंड पे इंक्रीमेंट होता है। और अगर ये इसके बाद अगर ये मेरा टाइम आउट का काउंटर है वो जो मैंने टाइम आउट कॉन्फ़िगर किया है 100 मीन्स ये मेरा काउंटर 10 मिली सेकेंड पे बढ़ रहा है। अगर 100 मिली सेकेंड 100 टाइम्स मीन्स 1 सेकेंड, ये काउंटर 1 सेकेंड पे पहुंच गया और मुझे कोई और क्वेरी रिसीव नहीं हुई है, सो मैं यहाँ पे मेरे सारे वेरिएबल्स को जीरो कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 1 सेकेंड तक वैलिड फ्रेम रिसीव नहीं हुए, सो मुझे पूरी फ्रेम जीरो से रिसीव करनी है। सो अब हम फिर से हमारे फंक्शन में आ जाते हैं यूआर्ट के। हाँ, सो अभी एज्यूम करो कि हमारी स्लेव आईडी जो है वो मैच हुई है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई हैव टू पॉज दिस वीडियो अगेन। सो लेट्स स्टार्ट। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई हैव स्टॉप्ड। हाँ, यस। सो अभी तक हमने देखा कि जो हमारा मास्टर है उसने जो फ्रेम भेजी, सो फर्स्ट बाइट हमारा स्लेव आईडी मैच हो गया। जो फर्स्ट बाइट हमारा रिसीव हुआ वो रिसीव बाइट में हुआ, हमने उसको हमारे क्वेरी बफर में लिया। उसके बाद हमने उसको चेक किया कि हमने इस डिवाइस का जो स्लेव आईडी कॉन्फ़िगर किया है, जो मैंने 10 कॉन्फ़िगर किया है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं स्टार्टिंग में मैंने इस डिवाइस का जो स्लेव आईडी है वो 10 कॉन्फ़िगर किया है। सो सपोज़ कि मास्टर ने जो क्वेरी भेजी उसका फर्स्ट बाइट अब 10 ही था। मीन्स मास्टर हमारे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, सो स्लेव आईडी मैच हो गया। जैसे ही स्लेव आईडी मैच हुआ, सो हमने फर्स्ट बाइट रिसीव का फ्लैग ऑन किया। क्यों? क्योंकि जैसे ही फर्स्ट बाइट रिसीव होता है, स्लेव आईडी मैच हो जाता है, तब हमें एक टाइमर चालू करना पड़ता है कि अब हमारी जो पूरी क्वेरी है वो इतने टाइम आउट में रिसीव हो जानी चाहिए, वो उससे लेट नहीं रिसीव होनी चाहिए। सो इस फ्लैग के बेस पे मैंने वो टाइमर ऑन किया था हमारे टाइमर रूटीन में। और इसके बेस पे हमारा टाइमर ऑन होगा। अब हमारा स्लेव आईडी मैच का फ्लैग भी ऑन हो गया है, और स्लेव आईडी एरर, जो जब तक हमारी पहले स्लेव आईडी मैच नहीं हुई थी तो हमारा ये फ्लैग 1 था, और स्लेव आईडी मैच का फ्लैग हमने 1 कर दिया। और हमने ये जो क्वेरी काउंटर है, मीन्स मेरा जो ये बफर का इंडेक्स है, उसको मैंने एक इंक्रीमेंट किया ताकि जो मेरा नेक्स्ट बाइट रिसीव होगा वो मोडबस क्वेरी बफर के फर्स्ट नंबर के इंडेक्स में होगा।
ओके। सो हमने फर्स्ट बाइट रिसीव कर लिया। सो हमारे इस इफ कंडीशन में ये जो हमारा स्लेव आईडी का जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो मैच हो गया। सो हमारा यहाँ पे क्वेरी का काउंटर 1 हो गया और स्लेव आईडी मैच का फ्लैग भी हमारा 1 हो गया। सो इफ़ में गया, सो ऑब्वियसली इस एल्स इफ में नहीं जाएगा। फिर से हमने इस रिसीव इंटरप्ट को ऑन कर दिया। सो अभी तक हमने हमारा फर्स्ट बाइट रिसीव किया और वो हमारा स्लेव आईडी मैच हो गया। अब मास्टर जो हमारा नेक्स्ट बाइट भेजेगा फ्रेम के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अभी एज्यूम करो मास्टर ने फर्स्ट बाइट भेजा स्लेव आईडी, वो हमारा मैच हो गया। उसके बाद मास्टर ने सपोज फंक्शन कोड भेजा 03। उसके बाद मास्टर भेजेगा हमारा एड्रेस के 2 बाइट्स, उसके बाद डेटा के 2 बाइट और सीआरसी के 2 बाइट। मीन्स टोटल 8 लेंथ की हमारी ये फ्रेम है जो हमें रिसीव करनी है और उसके ऊपर से हमें रिस्पॉन्स देना है मास्टर को। सो सबसे पहले हमें ये 8 बाइट की फ्रेम रिसीव करनी है। उसमें से हमने हमारा फर्स्ट बाइट है वो ऑलरेडी रिसीव कर लिया है। अब सपोज मास्टर ने जो हमारा सेकंड बाइट भेजा वो भेजा फंक्शन कोड। सो फिर से ये फंक्शन मेरा कॉल होगा जब जब, अब आप ये याद रखिए, जब जब मेरा बाइट रिसीव होगा तब तब मेरा ये आईएसआर वाला फंक्शन कॉल होगा। सो फर्स्ट बाइट हमने रिसीव कर लिया है और हमारा ये मोडबस क्वेरी काउंटर है जब हमने स्लेव आईडी रिसीव किया था वो है 1 पे। सो अब जब जब मेरा नेक्स्ट बाइट रिसीव होगा, वो मेरा बाइट हमेशा मेरा रिसीव बाइट में ही आता है। सो सपोज़ कि वो बाइट है मेरा फंक्शन कोड। सो फंक्शन कोड मेरा 1 नंबर के एरे का जो मेरा इंडेक्स है उसमें स्टोर होगा। अब हमारा क्वेरी काउंटर 0 को तो क्रॉस कर गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्लेव आईडी, ये लूप हमने उसके लिए रखी है कि जब तक हमारा स्लेव आईडी मैच ना हो तब तक हमारा क्वेरी काउंटर इंक्रीज ना हो और हमारा फंक्शन यहीं पे एग्जीक्यूट हो। बट जैसे ही हमारा स्लेव आईडी मैच होता है वैसे ही हम हमारे क्वेरी काउंटर को इंक्रीमेंट करते हैं। सो अब हमारा इस एल्स वाले पार्ट में ही हमेशा एग्जीक्यूट होगा। सो एल्स वाले पार्ट में वो देखेगा कि मेरा स्लेव आईडी मैच हुआ है कि नहीं। यस, मेरा स्लेव आईडी ऑलरेडी मैच है। सो अब इसके अंदर ये वाला पार्ट हमारा हमेशा एग्जीक्यूट होगा। अब हमारा जो क्वेरी काउंटर है वो मैक्सिमम साइज़, मींस ये जो हमने क्वेरी का जो रेफरेंस लिया है वो फंक्शन कोड 03 की क्वेरी है जिसका साइज़ 8 बाइट रहता है। बट मोडबस में और भी क्वेरीज हैं जिसका साइज़ 8 से ज़्यादा है। सो मैक्सिमम वो 255 बाइट्स तक जा सकता है। जो मास्टर क्वेरी भेजेगा वो मैक्सिमम 255 लेंथ की हो सकती है। सो यहाँ हमने कंडीशन रखी है कि जो क्वेरी काउंटर है हमारा वो क्वेरी की मैक्सिमम साइज़ 255 से कम है, ऑब्वियसली होगा ही। सो मेरा क्वेरी का काउंटर मैं फिर से इंक्रीमेंट करूँगा। सो अब क्या होगा कि मेरा क्वेरी का काउंटर अब हो जाएगा 2। सो अभी तक हमने स्लेव आईडी रिसीव किया और फंक्शन कोड रिसीव किया और क्वेरी का काउंटर हमने 2 कर दिया। अब हमें क्या करना है कि क्वेरी का काउंटर जैसे ही हमारा 8 को क्रॉस करे वैसे ही हमें आगे और क्वेरी लेना बंद कर देना है और अब हमें इसका रिस्पांस देना है। सो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन रखी है कि क्वेरी का काउंटर 8 को क्रॉस करे। सो अभी तो ये काउंटर हमारा कितने पे है? अभी ये हमारा काउंटर है 2 पे। सो 2 पे है। सो ये इस कंडीशन में नहीं जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू 8 में। सो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम ये रिसीव इंटरप्ट को ऑन करेंगे। सो फिर से जब थर्ड बाइट आएगा वो हमारा थर्ड बाइट फिर से इसमें स्टोर होगा। जो हमारा एड्रेस का हायर बाइट आएगा वो इसमें स्टोर होगा और ये फिर से इस एल्स वाली कंडीशन में आएगा। स्लेव आईडी हमारा मैच ही है। अब हमारा जो क्वेरी काउंटर है फिर से वो थर्ड बाइट रिसीव करने के बाद वो हमारा क्वेरी काउंटर हो जाएगा 3। फिर उसके बाद वो एड्रेस का लोअर बाइट रिसीव करेगा। उसके बाद ये काउंटर हो जाएगा 4। उसके बाद ये हमारा, मैं अब पैरेलली स्क्रीन ऑन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे फ्रेम का। यस, ओके। सो यस, इसमें क्या होगा कि जैसे ही मेरा स्लेव आईडी मैच होता है वैसे ही हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट बाइट लेना स्टार्ट कर लेंगे।
अब नेक्स्ट अपकमिंग कितने बाइट्स लेने हैं वो डिपेंड करते हैं फंक्शन कोड पे। लाइक ये फंक्शन कोड रीड होल्डिंग रजिस्टर है, उसमें 8 बाइट की क्वेरी होती है। फंक्शन कोड राइट सिंगल 16 बिट रजिस्टर है, उसमें भी 8 बाइट की क्वेरी होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन कोड, अभी आप एज्यूम करो कि हमारा फंक्शन कोड 03 है जो कि रीड होल्डिंग रजिस्टर होता है, जो यहाँ पे मैंने हैज़ डिफाइन किए हुए हैं सारे फंक्शन कोड को। फंक्शन अभी आप एज्यूम करो कि मेरा मास्टर फंक्शन कोड 03 भेजता है। सो फंक्शन कोड 03 में हमें 8 बाइट लेना है। सो क्या होगा, जैसे ही हमारा स्लेव आईडी मैच हुआ उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने हमारा फंक्शन कोड है उसको नेक्स्ट बाइट में लिया। सो हमारा क्वेरी काउंटर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टिल ये 8 को क्रॉस नहीं किया, सो हम कोई और एक्शन नहीं लेंगे और हम नेक्स्ट बाइट के लिए हमारी इंटरप्ट को ऑन करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट बाइट आएगा वो हमारा एड्रेस का बाइट आएगा। जैसे ही हमारा एड्रेस का बाइट आया, हमने उस एड्रेस के बाइट को हमारे इसके एरे के इंडेक्स में ले लिया, सेकंड नंबर के इंडेक्स में। हाँ, ये 0 से स्टार्ट होता है, सो ये 0 1 2। सो ये जब 2 होगा, सो 2 नंबर में हम हमारा थर्ड बाइट ऐड करेंगे। आप जानते ही हैं कि हमारा डिजिटल वर्ल्ड 0 से स्टार्ट होता है, सो हमारा थर्ड बाइट है वो अगर हम 0 से देखें तो एरे के 2 नंबर के इंडेक्स में स्टोर होगा। सो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो जैसे ही मैंने थर्ड बाइट रिसीव किया, वैसे ही मैं इसके एरे के इंडेक्स को करूँगा 3, मीन्स मेरे 3 बाइट रिसीव हो गए। उसके बाद मैं एड्रेस का लोअर बाइट रिसीव करूँगा। सो जैसे जैसे मेरा एक एक बाइट रिसीव हो रहा है, मैं इस क्वेरी काउंटर को बढ़ा रहा हूँ और मैं मेरा जो डेटा है वो इस बफर में स्टोर कर रहा हूँ। अब एज्यूम करो कि मेरा लास्ट बाइट रिसीव हुआ। जैसे ही मेरा ये लास्ट बाइट रिसीव होगा वैसे ही मेरा ये क्वेरी काउंटर हो जाएगा 8, मीन्स मेरे 8 बाइट मैंने उस बफर में स्टोर कर लिए हैं। सो अब यहाँ पे इस कंडीशन में हो जाएगा, देखेगा कि यस मेरे 8 बाइट रिसीव हो गए हैं। उसके बाद जो मेरे नेक्स्ट बाइट्स हैं वो कितने रिसीव करने हैं, आगे रिसीव करने हैं या नहीं, वो डिपेंड करता है क्वेरी पे। मिनिमम 8 बाइट तो हर क्वेरी में रिसीव करने ही होते हैं। सो अभी एज्यूम करो कि 8 बाइट हमारे रिसीव हो गए हैं और हमारी जो क्वेरी थी, मीन्स जो हमारी क्वेरी जो फंक्शन कोड होता है वो हमारे फर्स्ट नंबर के एरे के इंडेक्स में स्टोर होता है, क्योंकि 0 नंबर के इंडेक्स में होता है स्लेव आईडी और 1 नंबर में होता है फंक्शन कोड। सो अभी एज्यूम करो कि हमारा जो फंक्शन कोड है वो रीड होल्डिंग रजिस्टर है, मीन्स हमारा 03 फंक्शन कोड है। 03 फंक्शन कोड में हमें पता है कि हमें 8 बाइट ही रिसीव करने होते हैं। सो आप देखिए कि यहाँ पे मेरे इतने फंक्शन कोड जो हैं, यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लिखी है कि मेरे इतने जो फंक्शन कोड है उसमें मेरे 8 बाइट रिसीव करने होते हैं। सो फंक्शन कोड रीड होल्डिंग रजिस्टर हो और मेरा जो क्वेरी काउंटर है वो 8, यहाँ पे मैंने 8 लिखा हुआ है, मोड बस क्वेरी डेटा लेंथ 8, मीन्स मेरे 8 बाइट रिसीव हो जाए। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मेरा जो जितने मेरा क्वेरी काउंटर है उसको मैं क्वेरी बाइट काउंट में स्टोर करूँगा और उसके बाद मैं सारे वेरिएबल मेरे जीरो कर दूंगा, मीन्स क्वेरी काउंटर में जीरो कर लूँगा। क्यों? क्योंकि अब मैं जो नेक्स्ट क्वेरी रिसीव करूँगा वो फिर से मेरे जो मेरा क्वेरी का बफर है उसमें जीरो से स्टोर होनी चाहिए। सो मेरे सारे वेरिएबल्स मैं यहाँ पे जीरो कर लूँगा। मेरा क्वेरी बाइट काउंट है, स्लेव आईडी को भी मैं जीरो कर लूँगा। क्यों? क्योंकि अब जो मैंने एक पूरी मेरी फ्रेम रिसीव कर ली है, अब मैं इस फ्रेम को प्रोसेस करूँगा। ये स्लेव डिवाइस है वो मास्टर को आंसर करेगा, मीन्स रिस्पॉन्स देगा और मैं दूसरी फ्रेम रिसीव करूँगा। सो दूसरी फ्रेम में अगेन स्लेव आईडी मैच होना ज़रूरी है। उसके लिए जब भी एक पूरी फ्रेम रिसीव हो जाती है उसके बाद हमें हमारे सारे वेरिएबल्स को जीरो इनिशलाइज करना है। सो मैंने यहाँ पे स्लेव आईडी मैच को जीरो किया, मेरे बफर के काउंटर को जीरो किया, टाइम आउट के काउंटर को भी जीरो किया और यहाँ से मैं मोड बस क्वेरी चेक का एक फ्लैग ऑन करता हूँ। इस फ्लैग के बेस में मैं मास्टर को रिस्पॉन्स करता हूँ। मीन्स अब हम क्या करेंगे, इस क्वेरी ये जो हमारा पूरा 8 बाइट का क्वेरी रिसीव हुआ उसके हिसाब से मास्टर को कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। सो अभी आप एज्यूम करो कि सपोज हम मास्टर को जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो पार्ट को अभी हम स्किप करें। सो रिसीव पार्ट में अब क्या होगा, हमने रिसीव के सारे वेरिएबल ज़ीरो किए हैं। सो फिर से
हमारा जब भी कोई न्यू बाइट रिसीव होगा, सो फिर से क्या करेगा, वो फिर से वो स्लेव आईडी मैच करने का ट्राई करेगा। जब तक स्लेव आईडी मैच नहीं होगा न्यू फ्रेम के लिए, तब तक वो यहीं पे हमारा कंट्रोलर रहेगा। और जैसे ही स्लेव आईडी मैच होगा, वो हमारी पूरी फ्रेम यहाँ से ऐसे रिसीव करेगा। सो अभी तक हमने देखा कि हम हमारी पूरी फ्रेम कैसे रिसीव कर रहे हैं। कुछ अर्जेंट काम की वजह से जो हम इस फ्रेम को रिसीव करेंगे और आगे जो प्रोसेस करके मास्टर को जो हम आंसर रिस्पॉन्स करेंगे, वो पार्ट में नेक्स्ट वीडियो मैं कवर करूँगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ड्यू टू सम अर्जेंसी मुझे ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा कि हम इस फ्रेम को कैसे डिकोड करते हैं और मास्टर को हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। So thank you for watching this video. Take care.